बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ बराजमान है सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद असीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान के इस वक्त सियासी सूरत हाल बिलखुसूस अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो अब मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस के दौरों के ऊपर मौजूद हैं। अगर एक साल की कारकर्दगी देखें तो वो पंजाब हुकूमत ने खुद बयान की हुई है कि एक साल की कारकर्दगी के दौरान उन्होंने कौन कौन से नए प्रोजेक्ट का आगाज़ किया। लेकिन यहाँ पर काबिल गौर बात यह है कि जो नए दौरे हो रहे हैं उसमें वो लोग मुअत्तल किए जा रहे हैं जिन लोगों के बारे में ये राय रखी जाती थी कि ये कभी टस से मस नहीं हो सकते, और यहाँ पे वही लोग अपॉइंट हो सकते हैं जिन लोगों को हुकूमती सरपरस्ती हासिल होती है। लेकिन जो होशरुबा बातें हैं वो मंजर आम पे आई हैं कि उन लोगों की मुअत्तली के अहकामात जारी हुए हैं, इंतजामात के ऊपर बरहमी का इजहार हुआ है। मेयो अस्पताल के MS को मुअत्तल किया गया और वो भी एट द स्पॉट मुअत्तल किया गया जब मरीम नवाज़ साहिबा मेयो अस्पताल के दौरे के ऊपर मौजूद थी। अगर इसी तरीके से पंजाब भर में ये प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ वाले जो हैं वो निकल पड़े और वो इकदामात उठाने शुरू कर दें तो फिर देखिए मंजरनामा क्या होगा। तो इस तरफ को भी अगर वज़ीर आला पंजाब अगर तवज्जो दे दें और उनको सख्ती से अहकामात दें कि जिस तरीके से बतौर वज़ीर आला वो चक्कर लगा रही हैं और वो इंतजामात का जायज़ा ले रही हैं, ये प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ वाले जो सरकार के मुलाजिम हैं जिनको तनख्वाहें इन कामों की मिलती हैं, वो जाके मार्केट के अंदर उन लोगों के चेक एंड बैलेंस के हवाले से क्यों नहीं रिपोर्ट मुरतब करते कि जिन लोगों ने इस महंगाई के दौर के अंदर ये चीज़ें बढ़ाई हुई हैं। महंगाई का दौर है या नहीं है, लेकिन उसे महंगाई का दौर बना ज़रूर दिया गया है। राना साहब, दौरों से बात का आगाज़ करते हैं, क्या कैसे दौरे हैं और क्या नताइज निकल रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ताजदार ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। या सर, बड़ी अच्छी बात है कि वज़ीर आला साहिबा गई, जाकर उन्होंने वहाँ पे आम लोगों से मिली और उन्हें पता चला कि यहाँ पर इस अस्पताल में जो लाहौर के दिल में एक अस्पताल है, मियो हॉस्पिटल, छोटा अस्पताल नहीं है, वहाँ पर कोई चीज़ ठीक नहीं है, लोगों को सहूलियात नहीं मिल रही, लोग शिकायत कर रहे हैं और मौके पर उन्होंने MS जो है उसे मुअत्तल कर दिया। और ये भी कहा कि अभी शुक्र करो मैंने मुअत्तल किया, गिरफ्तार नहीं करवाया। लेकिन मैं गुजारिश करूँगा अपनी वज़ीर आला साहिबा से कि एक नज़र अगर आप उसी वक्त पाक पंजाब का डायलॉजी उसमें उसकी तरफ भी चली जाती, अगर आप गंगा राम अस्पताल में भी चली जाती, अगर आप सर्वस अस्पताल में भी चली जाती और अगर आप मियां नवाज शरीफ साहब के नाम पर बने हुए अस्पताल कोट ख्वाजा सईद अस्पताल में भी चली जाती, तो फिर आपको ये नज़र आता कि जनाब किस किस अस्पताल के किस किस MS को मुअत्तल करना है और किसको गिरफ्तार करवाना है। बहुत अच्छा इक़दाम है, मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूं कि ये बहुत अच्छा इक़दाम है कि इस पर फौरी एक्शन हुआ, फौरी मीटिंग हुई, बहुत अच्छी बात है। मैं बिल्कुल इसे अप्रिशिएट करता हूं मरीम नवाज साहिबा आपके इस इक़दाम को, लेकिन ये मियां हॉस्पिटल तक नहीं होना चाहिए। कार्डियोलॉजी जाकर तो देखें, फर्श पर लोग लेटे हुए हैं। कोट ख्वाजा सईद अस्पताल जाकर देखें, वहां पर किस किस बंदे ने क्या क्या किया है। अस्पताल की मेडिसन पाइड स्टोरों में बिक रही है। मियां नवाज शरीफ अस्पताल कोट ख्वाजा सईद, सैयद मिठा अस्पताल जाकर देखें, बाग मुंशी लद्दा, बाग मुंशी अस्पताल जाकर देखें, जहां पर हुकूमत से ज्यादा पावरफुल वहां का माफिया है। आपने देखना है तो जाकर फिर बाकी सरकारी अस्पतालों में भी देखें। वज़ीर आला साहिबा, मुझे यकीन है कि आपके जाने से ये सब ठीक हो जाएगा, लेकिन एक सवाल है, क्या आप अकेली वज़ीर आला जाएंगी हर जगह? क्या वो सरकारी माफिया, क्या वो सरकारी अफसरान, क्या वो सरकारी ब्यूरोक्रेसी जिनको आपने ज़िम्मेदारी दी है, जो ज़िम्मेदार हैं, जो बेहतरीन गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, बेहतरीन तनख्वाह लेते हैं, बेहतरीन सहूलियात लेते हैं, उनको ये बात क्यों नहीं पता थी? क्या उनकी आंखें बंद थी? क्या उनके कान बंद थे? क्या उनको खबर पहुंचाने वाले सब अच्छे की खबर पहुंचा रहे थे? क्या वो अपने बेहतरीन दफातर से बाहर नहीं निकलते थे? या सर, बात तो ये है ना
ये तो वज़ीर आला का काम नहीं था ना, उन्होंने कर दिया। जिनका काम है उन्होंने क्यों नहीं किया? अभी आपने बड़ा एक जिक्र कर दिया और मेरा दिल कह रहा था कि मेरे पास कोई पग होती तो आपके सर पे रखता। आपने कहा जनाब प्राइस कंट्रोल कमेटियां भी बाहर निकले। वो निकलती हैं, अच्छा, रोजाना निकलती हैं अपनी दिहाड़ी के लिए। अल्लाह भला करे। और प्राइस कंट्रोल कमेटियां, आपका क्या ख्याल है, महंगाई कंट्रोल करने के लिए? प्राइस कंट्रोल कमेटियां आपका क्या ख्याल है कि इसलिए कि जनाब पाकिस्तान के अंदर आम शहरी को बिल्कुल मुनासिब रेट पे हर चीज़ मिले, इसलिए कि रेट लिस्ट के मुताबिक सामान बिके, इसलिए कि आम अफराद को सस्ती सब्जी, सस्ता फल, सस्ती अशिया मिले? नहीं, क्या करें? वो इसलिए है कि उनके घर में हर चीज मुफ्त जाए। वो इसलिए है कि उनकी जेब 24 घंटे गर्म रहे, कोयले से नहीं, नोटों से। वो इसलिए है कि उनके मुंह को वो खून लगा हुआ है जो गरीब का खून है, वो खून है जो महंगाई का खून है, वो खून उसके मुंह को लगा हुआ है जिस खून को जब तक वो पी ना ले, जिस खून को जब तक चख ना ले, जिस खून की बोतल पूरी अंदर ना फेंक ले, उस वक्त तक उन्हें चैन नहीं आता। मुझे बता दीजिएगा ना, जब ये प्राइस कंट्रोल कमेटियां एक्टिव हो जाएंगी, जब इन प्राइस कंट्रोल कमेटियों को अगर इसी तरह प्राइस कंट्रोल कमेटियां निकल आए, अगर इसी तरह अस्पतालों में सरकारी अमला निकल आए, अगर इसी तरह सफाई वाले सफाई के लिए निकल आए, सुथराई वाले सुथराई के लिए निकल आए, पुलिस नाकों पर पुलिस मुलजमों को पकड़ने के लिए निकल आए, इसी तरह आम शहरी टैक्स देने के लिए निकल आए, इसी तरह दूध फरोश असल दूध बेचने के लिए निकल आए, गोश्त वाला कसाब असल गोश्त असली गोश्त बेचने के लिए निकल आए, इसी तरह यहाँ पे आम वकील से लेकर तगड़ा वकील सब इंसाफ के लिए निकल आए। और इसी तरह अगर अदालतों में तरीकों की बजाय इंसाफ मिलना शुरू हो जाए तो सारा माशरा ठीक हो जाएगा, कोई किसी को बुरा नहीं कहेगा। इसी तरह अगर पटवारी जो है ना, वो पटवारी बनकर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे, अगर अदालतों के अंदर रीडर की बजाय जजेस फैसले देना जजेस तारीखें देनी शुरू करें, सुनना शुरू करें, सब ठीक हो जाएगा। यहाँ पे किस किस को आप कराएंगे? निकल जाओ जी, वो प्राइस कंट्रोल कमेटी आफरीन है यार। क्या प्राइस कंट्रोल कमेटी? मुझे बताएं, आज छठा रोज़ा सुबह शुरू हो जाना है जी, कोई चीज़ सस्ती तो हुई है सर। कल आप बड़े प्रोग्राम में कह रहे थे कचनार गोश्त खाना है, और गोश्त कहाँ से खाएंगे मुझे समझा दो ना। कचनार कहाँ से खाएंगे आप समझा दो। चलो कचनार तो हो ही जाएगी ना थोड़ी बहुत, गोश्त कहाँ से खाएंगे? खुदा की कसम नहीं है किसी में हिम्मत। कई शहरों में चिकन 900 रुपए किलो तक चला गया है। कहां प्राइस कंट्रोल कमेटी? इसी शहर के अंदर चिकन का रेट क्या है? कहां है प्राइस कंट्रोल कमेटी? इसी शहर के अंदर बाकी अशिया का रेट क्या है? कहां है प्राइस कंट्रोल कमेटी? क्या उस पर भी वजीर आला जाए? क्या उस पर भी वज़रा जाए? क्या उस पर भी मशीर जाए? बादशाह लोगों वाली बात करते हैं जी, वो एक निकल आए सारे प्राइस कंट्रोल कमेटियां, और निकली हुई हैं कहे प्राइस कंट्रोल कमेटियां रिस्क हलाल खाते हुए रिस्क हलाल का काम करें। प्राइस कंट्रोल कमेटियां निकल कर अवाम को रिलीफ दिलाएं। मैं उस दिन देखूंगा जिस दिन एक आरती, एक मंडी में महंगा सौदा बेचने वाला दुकानदार, सड़क पर रेहड़ी पर महंगी चीज बेचने वाला दुकानदार, एक सड़क पर सजाई हुई रेहड़ी, जुर्माना नहीं हवालात के अंदर होगा, और मजिस्ट्रेट को यह एक कानून पास करा कर दिया जाएगा कि इनकी 3 माह जमानत कम अज कम ना हो। मैं उस दिन देखूंगा जब आप जिस स्टोर से हुक्मरान बड़े बड़ी चीजें खरीदते हैं, उस स्टोर के मालिक को भी पकड़ेंगे। आपको पता है ना कि इस पाकिस्तान के अंदर 300 से ज़ायद ऐसे स्टोर हैं जिनका रेट या जहां पर आज तक सरकारी रेट लिस्ट नहीं है, जहां पे आज तक रेड नहीं पड़ी। रेट इसलिए नहीं बनने
कि वहीं से तो रेड पड़ने वालों के घरों में सब कुछ जाता है। रेड डालने वाले वहीं से तो शॉपिंग करते हैं, तो वहीं पर तो कहा जाता है कि साहब आए हैं, साहब को जो पसंद हो साहब को वो दे दें, साहब को नाराज नहीं करना, साहब खुश जाने चाहिए, साहब के लिए ये सब कुछ है। वहां पर साहब 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 सब कुछ साहब के लिए है। नहीं कुछ है तो इस मुल्क के आम आदमी के लिए नहीं है। नहीं कुछ है, मुझे आज बता दें, अगर मियो अस्पताल में गलत हो रहा था, मैं मान रहा हूं गलत हो रहा, उसकी सजा मुअत्तल करना है, कटहरे में लाना। कौन लाएगा? उस एमएस को लगवाने वाला कौन होगा? कटहरे में लाने वाला कौन होगा? मैं लाहौर के 20 एमएस गिना सकता हूं कि जिन पर करप्शन के केसेस हैं, लगे हुए हैं। उनको लगाने वाला कौन है? जिस दिन कहेंगे रेड लिस्ट आगे रख दूंगा, जिस दिन कहेंगे नाम आगे रख दूंगा, जिस दिन कहेंगे हर चीज आगे रख दूंगा। यहां पे जो मुख्तलिफ कंपनियां हैं, मुख्तलिफ कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां, मेडिसिन कंपनियां, मैं कहनी पेंशन लाने वाली कंपनियां कहन दिया, मेडिसिन कंपनियां कहना हजूर अस्पताल मेडिसिन कंपनियां ही जांदियां ने। जनाबे वाला कल दा तरदे असर होया प्रोग्राम दा, अजे तक ताड़ी ज़हन चों नहीं निकलन रही गल। नहीं तो दूसरी कंपनीज भी तो सर हो सकती नहीं, मैं तो बात जब अस्पतालों की कर रहा हूं तो दूसरी कंपनी वहां पे कौन सी आनी है? तो सर टेंडर्स तो मुख्तलिफ चीजों के है ना। और टेंडर यहां पर एक ही मिलता है। मैं शेखुपुरा की कल खबर दूंगा जिस पर इंशाल्लाह वज़ीर इलेक्शन लेंगे कि एक ही शख्स को शेखुपुरा में सारे टेंडर दे दिए गए, एक शख्स को। उसकी कंपनीज मुख्तलिफ होंगी, उसकी मुख्तलिफ कंपनी, ऑनर तो एक है ना। एक शख्स सारे टेंडर दे दिए गए। इंशाल्लाह वज़ीर आला पंजाब उस पर भी एक्शन करेंगी, मुझे यकीन है। कल इस पर डिटेल करेंगे बात। आज तो जरा इस पर कर लेना सर, जो आपने इतना स्टार्ट छेड़ दिया। जानबूझ के मैं रोज़ा खोल के आता हूँ, सोचता हूँ कि आज यार यासर साहब को अच्छी अच्छी खबर सुनाएंगे जी। रोज़ा खोले हुए 4 घंटे बीत चुके सर। अच्छा, 4 घंटों में बंदा क्या आसमान पे चला जाता है? ओ भाई, तरावियां पढ़नी होती हैं, रोजा खोल के नमाज पढ़नी होती है, सारा कुछ होता है। खुदा का वास्ता है यासर साहब, कोई अल्लाह का खौफ खा लो। प्राइस कंट्रोल कमेटियां आफरीन है यार आप पे। सर आज क्या खाया? खाया गया आज पल्लियों खाता है। मैं कह रहा हूँ प्राइस कंट्रोल कमेटी जरा किसी दुकान है। सर लगता है वो गुस्सा निकल रहा है। नहीं, मैं आपको वो बात बता रहा हूँ। बात देखें यासर, ये सारे काम वज़ीर आला पंजाब के नहीं है, वज़ीर आला केपी के नहीं है, वज़ीर आला बलोचिस्तान के नहीं है, वज़ीर आला सिंध के नहीं है। जिनको इतनी इतनी तरहाओं पे रखा हुआ है वो क्यों नहीं काम करते? ये काम उनके हैं, ये उनको चाहिए रिपोर्ट बना के दे, उनको चाहिए मुअत्तल करे। रोजाना की बुनियाद पर हर अस्पताल के अंदर 1 नहीं 2 नहीं 5 सेल होने चाहिए जो देखें कि कितने मरीज बाहर फर्श पर पड़े हैं, कितने मरीज जिनको चेक नहीं किया जा रहा, कितने मरीज हैं जिनको अपने प्राइवेट अस्पताल, अपने प्राइवेट क्लिनिक पर मुंतकिल किया जाता है, कितने मरीज हैं जिनके साथ क्या नहीं हो रहा। और अस्पताल की जो मशीनरी है, वो चाहे MRI मशीन है, CT स्कैन मशीन है, वो ख़राब होकर सामने वाली दुकान में किसकी मशीन पड़ी होती? और वो ख़राब करता कौन है ये भी चेक किया जाए। फिर सामने वाली दुकान पे लिख के पर्ची कौन कहता है? फिर रात को मेडिकल स्टोरों पे जितनी पर्चियां जाती हैं, उन पर्चियों के हिसाब से कौन से डॉक्टर का कौन सा शख्स जो है वो जाके पैसे वसूल करता है। और इतने तो हम अच्छे हैं यार, मेडिसिन कंपनियों से पैसे लेके हाथ जुमरा भी हमने करना, मेडिकल कंपनियों से पैसे लेकर अपने बच्चों को बिरोने मुल्क भी हमने भेजना, मेडिसिन कंपनियों से पैसे लेकर अपने ही बच्चों की शादियों में गिफ्ट भी देने, मेडिसिन कंपनियों से पैसे लेकर, चाहे उनकी दुआ 2 नंबर है, चाहे वो रॉ मटीरियल जो इस्तेमाल करते हैं नहायत नाक़िस है, लेकिन रिश्वत में हमें चीज़ें मिलती हैं। हमारे कमरे में लगा AC भी उनका है, कमरे में लगी LED भी उनकी है, घर में पड़ा फर्नीचर भी उनका है, बेटी को देने वाली गाड़ी भी उनकी है, वहाँ पे फला फला स्कूल की फीस भी उनकी है, फला फला खर्चा भी उनका है। तो फिर क्या करेंगे? वही सवाल कि क्या करेंगे, क्या हो सकता है या क्या जा रहा है। ये एक ऐसा सवाल है कि जिसमें ऊपर से लेकर नीचे तक वो जो नेक्सस है, वो नेक्सस ज़माने भर में हमें मुख्तलिफ अदवार में टूटता हुआ दिखाई नहीं देता। कब टूटेगा? उसका तलिस्म तो कभी टूटना चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। नाज़रीन कहीं नहीं जाएंगे, स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, मौजूदा सियासी मंजरनामे में बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सेनेटर हैं आन अब्बास बप्पी साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप में शुमार होता है उनका, वो गिरफ्तार हुआ है और उनके ऊपर वाइल्ड लाइफ का एक मुकदमा दर्ज हुआ है। आज सेनेट के अंदर काफ़ी गर्मा गर्मी हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग काफ़ी बोले हैं इस गिरफ्तारी के हवाले से, और हुकूमत जो थी वो तौजीहात ये पेश कर रही थी कि इस गिरफ्तारी में हमारा कोई लेना देना नहीं। इस पर बात करते हैं। राना साहब, ये गिरफ्तारी और दर्ज होने वाला मुकदमा आपने पढ़ा होगा, तो गिरफ्तारी के हवाले से क्या राय रखते हैं? मैं मुझे ना जब मैंने देखा ना कि वाइल्ड लाइफ इसका एक मुकदमा है, जो वज़ीर कानून साहब ने जो तकरीर फरमाई वो मैंने सुनी। अच्छा, मुझे याद आया कि लाहौर में ना एक टिकटॉकर को पकड़ लिया था कि शेर मिला था उससे। उसके बाद उसे रात को शख्सी ज़मानत पे छोड़ दिया और पुलिस वाले उसके साथ तस्वीरें भी बनवाते रहे। सुबह फिर उसे बड़े शयान शान तरीके से ले जाया गया, एक सियासी जमात का लाहौर का सदर लेकर गया, फिर उसकी बेल करवाई गई, ये सारा कुछ करवाया गया। और फिर बाद में वो फैसले में ये भी लिखवाया गया कि ये वाइल्ड लाइफ जो है उनके बारे में हर महीने कोई ना कोई वीडियो भी किया करेगा। अच्छा, उन्हें बदनामी करनी शुरू कर दी है, उन्हें देने फ़र्क भी कोई नहीं है। किस्सा हुसन जी ऐसा ही है, आप चेक करके देख लें। जो उसने उसके बाद वीडियो की है वो तो देखने के भी काबिल नहीं है ना, वो तो देखने की भी काबिल नहीं। अब बात इतनी सी है, बड़ी सिंपल सी है यासिर साहब, अगर वाइल्ड लाइफ के मुकदमात में इस तरह पकड़ा जाता है तो फिर इस पाकिस्तान के हर तगड़े बंदे को पकड़े जाना चाहिए। जिस घर में तोते से लेकर तितर है, जिसके पास कुत्ते से लेकर शेर है, जिसके पास हिरन से लेकर कोई और जानवर है, लाइसेंस तो सबके हैं ना, पकड़ना चाहिए। अगर नजायज़ शिकार करने पे पकड़ा गया है तो शिकार ने किया, मैं समझता हूँ नजायज़ शिकार ही हो गया बेचारा। ये सारी चीज़ें मुझे समझ नहीं आती कि सियासी हुकूमतों में ऐसे मुकदमा क्या बनते हैं कि जनाब इन्हें वाइल्ड लाइफ के केस में पकड़ लिया गया। और वाइल्ड लाइफ वाले कितने ताकतवर हैं, आप देखिए कि चेयरमैन सेनेट को भी लूप में लिए बगैर गिरफ्तारी डाल दी। और आज बहुत सी जगहों पे ये बात डिस्कस हो रही है कि कोई मुकदमा हो, कोई केस हो तो समझ भी आती है। अब कल आप पे केस हो जाए कि आप कचनार चोरी करते पकड़े गए हैं, ये कोई केस होगा? मुझ पे हो जाए जनाब ये आपकी बोटियाँ मैं खा गया हूँ, आपका सालाना मैं खा गया हूँ, ये वो केस होगा? मतलब केस तो करें यार, करें करप्शन के केस जिसने करप्शन की है, करें जिसने टूटी हुई सड़क बनाई है, करें केस यार उन लोगों पे जिन लोगों ने एक ही बारिश के साथ सारा रंग उड़ा के रख दिया, करें केस उन पे जो इस पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल वो काम कर रहे हैं जो काम पाकिस्तान के नुकसान के लिए। मैं तो रो रो के मर गया हूं। एक थे मोहम्मद बुज़दार साहब, उस्मान बुज़दार साहब, जिन पर करप्शन के इल्ज़ामात थे, जिनके कई रिश्तेदार भी करप्शन में मुलव्वस थे, जिनके बड़े करीबी लोग भी करप्शन में मुलव्वस थे, कोई पकड़ ही नहीं गया। आप पकड़ने की बात करते हैं, केपी पे जो इल्ज़ामात थे अब कैबिनेट का हिस्सा है। मुझे एक बात है, वो बेचारे क्या नाम था उनका जी, इख्तियार वली खान साहब, वो शरीफ आदमी है यार, मैं उसको शरीफ कहता हूँ। क्या कहे वो कि मौदे के लिए नहीं ला रहा, तो सियासत करने किस वास्ते आए हो? फिर अब्दुल सत्तार ईदी दे भी देखे ना, फिर अब्दुल सत्तार ईदी साहब के पास चले जाते हैं, मरहूम के पास की जो ईदी फाउंडेशन है उसमें, या किसी ऐसी फाउंडेशन में चले जाते जिसमें अवाम की खिदमत करनी है। अगर आप सियासत में आए हैं तो इसलिए है कि आप एमपीए बने, आप एमएनए बने। अगर आपको ये शौक नहीं था तो एमपीए क्यों थे? अपोजिशन लीडर क्यों बने? असेंबली में शोर क्यों डालते थे? कदर इस मुल्क में सियासतदान की ये है कि जब चाहे, जिस वक्त चाहे, उनकी जगह उनके मुखालिफ को खड़ा कर दें, बस ये है। जब चाहे, जिस वक्त चाहे, जहां चाहे, उसके मुखालिफ को खड़ा कर दें। मैं तो कहता हूं एक दिन प्रोग्राम हम करें, सब 4 साल के क्लिप निकालें, सब 4 साल के तमाम सियासतदानों के क्या क्या एक दूसरे के मुताल्लिक कहते थे और आज किस तरह इकट्ठे बैठे होते हैं, आज किस तरह आप एक दूसरे के साथ इज्जत और एहतराम का रिश्ता बनाते हैं। तो यही रिश्ता कायम रहने देना, इस रिश्ते को मैं भी खुद चाहता हूं रिश्ता कायम रहने दें। क्यों अवाम को आप झूठा, अवाम के साथ धोखा करते हैं?
क्यों आम को पहले कहते हैं ये चोर है, ये ठीक है, ये चोर है, ये ठीक है, ये इसे इमाम मस्जिद होना चाहिए जनाब, इसको फलां ऑफिसर होना चाहिए, और ये तो बिल्कुल फालतू ऐसे बाइट फेंकते, क्यों कहते हैं? राना साहब इस बात को मजीद तूल देते हैं। इसी बीच में हमें ज्वाइन है अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बच्चू साहब। मलिक साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मलिक साहब बड़े अफसोस की बात है कि पार्टी रहनुमा जो है वो वाइल्ड लाइफ के मुकदमे में गिरफ्तार हो रहे हैं सर। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें बात ये है, अब मैं क्या अर्ज करूं भाई, देखें आज हम गए उधर अडयाला, वहाँ से जो उधर हाल हुआ वो आपने देखा। एक सेनेटर हैं और सर पार्लिमान का सबसे सुप्रीम इदारा है, और मैं ये समझता हूँ कि इस तरह भोंडे अंदाज में जिस तरह उनके घर दाखिल हुए, तो खुदा न खास्ता वो एजेंट थे। तो आप अगर FIR आपने की भी है तो इस किस्म की FIRs की पहले इतला होती है, पहली बात। दूसरी बात, 3 MPs हैं उनके साथ हमारे, जिसमें नईम शफीक साहब हैं, जाम अमानुल्लाह हैं, डॉक्टर फैसल हैं, ये MPs उनके साथ ये FIR में है। मुझे तो नहीं पता कि ये कभी शिकार पे गए हों या इन्होंने को 5 हिरन मारे हों और इस तरह 5 हिरन ये मारते रहे और उन हिरन को ये लेके आ भी गए और इन्होंने असला भी तान लिया और इनसे ओन अब्बास साहब से बंदूक भी उन्होंने रिकवर कर ली और उसके बाद वो घर भी पहुंच गए। क्या मजाक है ये, इस मुल्क के साथ, इस सूबे के साथ ये क्या कर रहे हैं सर? इस तरह होता है ये। और MPs हैं और सेनेट के मेंबर हैं वो, यानी ये कोई इस तरह, अब तो हद हो गई इससे। मेरे तो अल्फाज भी खत्म हो गए कि मैं क्या कहूँ इन लोगों के, इनकी अकल पे मातम किया जा सकता है। देखिए इस तरह मुल्क चलते हैं, सूबे चलते हैं, इस तरह तो एक आम आदमी का घर नहीं चल सकता जिस तरह ये चलाने की कोशिश। मलिक साहब आपको है शिकार का शौक? मलिक साहब आजकल आप शिकार हुए हैं? हम तो राना साहब ठीक कह रहे, खुद शिकार है हम तो। वैसे शिकार हमने बड़ा किया भी है और शौक भी है जी। चलें, आपका शौक जो है वो कुछ अरसे में आपका शौक भी दुबाला हो सकता है। आप कह रहे हैं आप शिकार किया आपने, इसने इसका मतलब है आपने हमारे प्रोग्राम में शहादत दे दी है। तो अब आप नहीं मलिक साहब आपने कह दी है। मैंने इनकी हुकूमत से पहले किया था और हम उस जगह पे करते थे जहाँ इजाजत होती थी। वैसे ये सारा फ्रॉड है जी। देखिए राना साहब ये क्या, आप खुद सोचे, एक सीनियर एंकर पर्सन है यासिर भाई, आप खुद सोचे ये क्या है? ये आपका ज़हन तस्लीम करता है कि एक सेनेटर के घर आप घुस के उसको इस तरह, उसके घर को, उसकी 8:30 बजे आप उसके घर में घुस गए हैं, उनकी बेगम है, उनके बच्चे हैं, वो इज्जतदार लोग हैं, और इस तरह, और उनके साथ MPs को वैसे ही वो घर में बैठे हों, घर बैठे पर्ची हो गए। तो मेरा तो ख्याल है आज जो हमारा उधर हाल हुआ है जी, अभी मैं उधर से ही आ रहा हूँ जी, अडयाला से। आज क्या हुआ अडयाला में जी? राना साहब, खान साहब ने लिस्ट दी थी कि इन बंदों से मैं मुलाकात करना चाहता हूँ, फिर कोर्ट के थ्रू वो कोर्ट को यकीन दहानी करवाई गई, सुपरिटेंडेंट जेल ने यकीन दहानी करवाई कि जी ये आए। तो उसमें मैं था, उमर अयूब साहब थे, असद कैसर साहब थे, आजम सवाती साहब थे, और अलामा साहब थे, नासिर अब्बास साहब वो थे, और थे अपना जुनेद अकबर खान। तो ये हम गए जी, उधर खड़े रहे रोजे की हालत में, बाहर पहले गेट के बाहर खड़े रहे, फिर अंदर गेट के अंदर चलो छाँव पे खड़े रहे, लेकिन उन्होंने कह दिया 3-3:15 बजे भी आपकी मुलाकात नहीं हो सकती। अब ये आप खुद देख लें फस्तायत का, यानी आप अगर इस सफ़र को देखें ना जी 9 अप्रैल से, तो मैं हैरान होता हूँ कि इन्होंने दुनिया का कोई हरबा इस्तेमाल नहीं किया खान साहब पे, खान साहब की पार्टी पे, हत्ता कि उनकी घर, उनकी घरेलू खातून है, उनकी बीवी, उन पे इद्दत केस इन्होंने किया, इतना मकरूह केस। एक मुसलमान को सोचते हुए भी घिन आती है कि एक मुसलमान एक इस किस्म के केस करेंगे। उसके बाद इन्होंने और पर्चे किए, खान साहब को गलत केसेस में सजा किया, हमारे साथ क्या किया, पार्टी के निशान छीन लिए, 26th अमेंडमेंट के जरिए जो जुडिशल कू इन्होंने किया, उसको इन्होंने अदलिया को काबू किया कि अब हर चीज़ हमारी हो जाएगी। उसके बावजूद लोगों के दिलों में से इमरान खान को नहीं निकाल रहे। खान लोगों के दिलों में है, और ये सियासी बोने हैं जी, ये जब बाहर वो आएगा, और इस वक्त वो जिंदा लाश है।
को कब तक उठाएगी, मुझे ये समझ नहीं आती। जिनके पास कोई मलिक साहब ये बताइए, आपका ग्रैंड अपोजिशन अलायंस जो है वो अगर बन जाए तो उसका प्लेटफॉर्म जो है वो डिक्लेयर हो जाए, अनाउंस हो जाए, उसके बाद ये जो आपके ऊपर सख्तियां हैं इनमें कमी वाक़ई हो जाएगी, ये आप सबको मालूम भी है, क्योंकि उस ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के प्लेटफॉर्म से अगर कुछ होगा तो आवाज़ें सभी की तरफ से उठेंगी। तो वो अभी तक मंसूबा पाया तकमील तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा? उसमें मैं एक बात आपको बता दूं, मेरी आज बात हुई है जी असद कैसर साहब से। तो मौलाना साहब जो कि बाहर गए हुए हैं, यक नुकाती एजेंडा है कि असल आइन की असल हालत को बहाल किया जाए, रूल ऑफ लॉ को बहाल किया जाए और उसके तहत इस मुल्क में नए इलेक्शन। तो मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने भी यही बात की है कि मौलाना साहब जब वापस आते हैं, आज भी उनकी सरबराही मीटिंग एक हो रही है इस्लामाबाद में, तो मेरा नहीं ख्याल कि उस ग्रैंड अलायंस में कोई चीज़ भी रुकावट होगी। उसकी वजह यह है कि इस वक्त सारे किसी न किसी जरिए से इस निज़ाम के विक्टिम्स हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़्यादा है बिलाशुबा, कोई शक नहीं, तमाम तरफस्तायत हमारे ऊपर है, इसको कोई और इनको पाकिस्तान की जो ताकतवर मुक्तदर हल्के हैं उनको और पुलिस, पंजाब पुलिस को कोई और काम नहीं है, ये ठीक है, लेकिन विक्टिम सब हैं इसके किसी न किसी जरिए से। तो मैं समझता हूँ कि वो प्लेटफॉर्म भी ज़रूर बनेगा। और उसके अलावा सर बात यह है ना कि ये बात ज़्यादा चल नहीं सकती। आप इधर पंजाब में दूध की नहरें बहा रहे हैं, शहद की नहरें बह रही हैं, उधर आपकी डर आपके अंदर इतना है कि हम 5-6 निहत्ते लोग सिर्फ अपने लीडर से मिलने के, हमें मिलने नहीं दिया जा रहा। यानी ये क्या, अगर आपको अपने लोगों पे इतना एतमाद है, आप समझते हैं कि आपने लोगों की इतनी खिदमत कर दी है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ लोग नहीं रहे, तो ये क्या है, ये आप खुद देख लें। अच्छा मलिक साहब, आपकी असद कैसर साहब से बात हुई, असद कैसर साहब क्या कहते हैं? क्योंकि मौलाना साहब के साथ यहाँ असद कैसर साहब या महमूद खान अचकज़ई साहब, ये दो लोग बहुत ज़्यादा राब्ते में हैं। क्या कहते हैं, मौलाना साहब के खदशात जो है वो दूर हो जाएंगे? डेफिनेटली जी, मौलाना साहब के साथ देखें दो चीज़ें हैं, मैं अर्ज़ करता हूँ। उनका तो यही कहना है कि इंशाअल्लाह दूर हो भी जाएंगे, मौलाना साहब आएंगे, उनसे बातचीत दोबारा जहाँ से मौलाना साहब छोड़ के गए थे वहीं से शुरू हो जाएगी। और वैसे कामरान मुर्तज़ा साहब के साथ उनका रास्ता भी है। लेकिन असल बात ये है सर कि मौलाना साहब और हमारा जब इत्तेहाद हो जाता है और अगर ग्रैंड अलायंस अपोजिशन इत्तेहाद करके एक प्लेटफॉर्म पे जमा होके इस हुकूमत के खिलाफ अपनी तहरीक शुरू कर देगी और हुकूमत जितने ओछे हथकंडे इस वक्त इस्तेमाल कर रही है वो उनसे बाज नहीं आ रही, तो क्या ये 12.25 करोड़ अवाम को ये काबू कर पाएंगे? यानी ये तो आप देखें ना, ये तो अब जो बंदा भी होता है, पहले इस तरह अगर कोई पहले हुकूमत जुल्म करती थी या इस तरह की वो इंटरफेरेंस करती थी, चंद लोगों के खिलाफ होता था। अब तो रेडी वाला भी खान साहब का कोई फोटो लगाता है, कोई झंडा लगाता है तो उसको भी पकड़ के ले जाते हैं। और जब ये एक प्लेटफॉर्म पे ग्रैंड अलायंस अपोजिशन होगा तो उस अवाम के समुंदर को ये नहीं रोक सकती। अगर आप ये समझते हैं कि समंदर को नहीं रोका जा सकता, तो आप ये देखिए कि माजी करीब से लेके अब तक तहरीक चलने की बातें तो बहुत हुई हैं, लेकिन तहरीक का कोई खदोखाल जो है वो वज़ा होता दिखाई नहीं दे रहा। उससे तासुर ये मिल रहा है, जिस तरीके से शाहिद खान अब्बासी साहब बारहा ये कह चुके हैं कि अपोजिशन में तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने में इतनी देर क्यों? तो मेरा ख्याल है उसकी वजह यह है कि एक तो मौलाना साहब के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी तलखी थी एक ज़माने में। वो सबसे पहली कामयाबी जो मैं समझता हूँ वो ये है कि वो तलखी दूर हो गई है, एक मेज़ पे बैठ गए। मौलाना साहब को खान साहब का पैगाम भी गया है, जिस तरह सलमान अकरम राजा साहब के थ्रू पैगाम भी गया, आपके भी इल्म में कि अलायंस हमें बनाना चाहिए। अब बात यह है कि जब इतनी बड़ी जमातें इतने बड़े फैसले लेती हैं, सर एक बात आप ज़हन में रखें, राना साहब पुराने माशाल्लाह उनको पूरी उनका एक नज़र होती है, आपकी भी पूरी नज़र है कि पहली दफ़ा हो रहा है कि अपोजिशन अलायंस के साथ नहीं है या गैर जानिबदार नहीं है, इस वक्त वो हुकूमत के साथ है।
पहले दो चीजें होती थी, या हुकूमत के साथ नहीं होती थी या वो गैर जानिबदार होकर कुछ अर्सा बैठ जाती थी, अपोजिशन अपना काम करती थी। ये दोनों इस दफा नहीं है जी। आप इस बात का आप खसूसी आपको मद्देनजर रख के तमाम हालात का इदराक करना चाहिए। लेकिन जुनैद अकबर साहब कहते हैं कि मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि हमारे राब्ते नहीं है। तब देखिए मेरी बात सुने, राब्ता होना कोई बुरी बात या बड़ी बात नहीं है। आप इल्म में होगा कि गौर खान साहब मिले हैं आर्मी चीफ साहब को, तो उसको इसका ये मतलब तो नहीं कि अल्लाह माफ करे को राब्ता। हम तो ये कह रहे हैं कि वो इस सियासी का बोझ अब ना उठाएं, हम तो ये कहते हैं। और उधर भी सियासी बात होनी है, और कोई गौर खान साहब से उन्होंने कोई अपनी इंटेलिजेंस के और कोई अपनी आर्म्ड फोर्सेस के मशवरे तो नहीं लेने थे। वो तो पहले ही हमारी फोर्सेस में पेशावर है। तो मैं ये समझता हूँ कि राब्ता होना कोई इतनी बड़ी बात या बुरी बात नहीं है। उस राब्ते में भी यही समझाया जाता है कि अब इनसे आप जान छुड़वाएं। देखिए सियासी हुकूमत के पास क्या होता है, सियासी हुकूमत के पास सबसे बड़ी ताकत अवाम है, वो इनके साथ है नहीं। मलिक साहब, सलमान अकरम राजा साहब का कहना है कि इसी रमज़ानुल मुबारक में हम एक बड़ा सरप्राइज़ देंगे, सिर्फ अप्रैल तक नहीं बल्कि रमज़ानुल मुबारक में भी बड़ा सरप्राइज़ देंगे। क्या कोई तैयारी हो रही है? तो जो पोजीशन होती है ना जी, आम हालात में भी अपोजिशन तैयारी करती है। जब अपोजिशन के ऊपर कोई सख्ती नहीं होती, एक जेन्युइन मैंडेट से हुकूमत आई हुई होती है, तो भी अपोजिशन अपनी हरकत, क्योंकि अपोजिशन जब तक अपने वर्कर्स को, अपनी जमात को मोबिलाइज नहीं रखती तो अपोजिशन नहीं रहती। तो हमारे साथ तो जुल्म हो रहा है सर, हम तो मार्शल लॉ में हैं, तो हम कैसे खामोश बैठेंगे? सरप्राइज एक नहीं, काफ़ी आएंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा सर, मुझे एक सवाल का तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला। बेशुमार लोगों से बात हुई इस ज़मन में। मेरा सवाल ये है कि जब आप लोगों की हुकूमत थी तो उस वक्त पीडीएम जब बन रही थी तो पीडीएम कुछ भी नहीं कर सकती थी। हालांकि दावे बहुत थे कि इस्लामाबाद तक जाएंगे, हुकूमत गिर जाएगी, लेकिन फिर उन्होंने हुकूमत को तोड़ा, इत्तेहादियों को तोड़ा, फिर उसके नताइज हासिल किए। अब आप देखिए कि आप जिस सूबे में हैं वहाँ पे जो इत्तेहादी है हुकूमत की जमात, वो भी सुखी नहीं है, वो भी उनके खिलाफ बोल रही है। तो कभी ये नहीं सोचा कि जहाँ पे आप गैर फितरी इत्तेहाद बना रहे हैं उनके साथ, जिनके साथ आपके इख्तलाफात थे, तो इधर भी किसी से रुजू कर लें? जी आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इसका तसल्ली बख्श जवाब मैं बिल्कुल आपको दूंगा। और मेरा ख्याल में अगर 100% नहीं तो 50% आपकी तसल्ली भी होगी। सर वो तसल्ली वो नहीं करवानी, मैं तेरी तसल्ली करावांगा। आप मोहतरम है, मैं आपको अर्ज करूं। अच्छा जी, बात यह है कि वो हुकूमत इन्होंने नहीं तोड़ी थी, इत्तेहादी इन्होंने नहीं तोड़े थे। आपको भी पता है जिन्होंने तोड़े, मैं तो पहले आपको बात कर चुका हूँ। वो तो पीडीएम क्या थी? पीडीएम तो अगर उनका न सहारा मिलता तो पीडीएम तो वही आपस में 4x4 बैठ के उन्होंने मीटिंग करके उठ जाते थे। वो तो जब इत्तेहादी टूटे, इत्तेहादी क्या टूटे, हमारे अपने उधर चले गए सिंध हाउस में जो कुछ हुआ आपको पता है। तो वो शहबाज शरीफ की बरकत थी या जरदारी की बरकत थी? इनके पास कौन जाता था सर? लेके जाने वाले ले गए ना, वही थे जो आज इनके साथ खड़े हैं। तो मैं ये समझता हूं कि हम ये समझते हैं कि ये जो मेन दो जमातें हैं, इन्होंने हमारे मैंडेट पे डाका डाला है और हम ये नहीं समझते कि हमें इनके साथ बैठना चाहिए। देखें, अगर हमारा मकसद गवर्नमेंट बनाना होता तो पीपल्स पार्टी ने तो हमें ऑफर की थी पहले। खान साहब को अगर गवर्नमेंट का होता इतना ज्यादा शौक तो वो तो 1 मिनट में वजीर आजम बन के जेल से बाहर निकलते। पीपल्स पार्टी ने तो ऑफर कर दी थी कि आप आए, उनके लिए तो कोई मसला नहीं था, प्राइम मिनिस्टर बन जाते। 6 माह होते हैं कि 3 माह इनमें, उसमें किसी सीट पे भी इलेक्शन हो जाता है। शौकत अजीज का आपको याद होगा, प्राइम मिनिस्टर पहले बन गया था, इलेक्शन बाद में हुआ था। तो मतलब अर्ज करने का ये है कि ये चीजें हमें असूलों पे रखनी है। हम समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमारा मैंडेट चुराया है, हमने उनके साथ नहीं बैठना। इन लोगों के साथ जिनके साथ हम बैठ रहे हैं हमारा डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। तो सर मैंडेट चुराने वालों में तो फिर साथ जमीयत उलमा इस्लाम फेका भी था जब वो उस वक्त की बात थी, वो चाहे किसी और के कहने पे किया हो।
देखिए, मैं अर्ज करता हूँ आपको, जमीयत उलमा इस्लाम के साथ हमारा जो इत्तेहाद है, पहली बात तो ये है कि अगर हमारा इत्तेहाद हो जाता है तो वो कोई गैर फितरी इत्तेहाद नहीं है, वो एक फितरी इत्तेहाद है। उनकी और हमारा एक सूबे में उनकी भी होल्डिंग है, हमारी भी होल्डिंग है, वहाँ पे बड़ी आसानी से चीज़ें मैनेज हो सकती है सियासी तौर पे। तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी चीज़ अमर बाने होगा उस इत्तेहाद में। हाँ, अगर ताकतवर मुक़्तदर हल्के दोबारा उसी तरह शद्दो-मत के साथ आ गए फील्ड में कि इनके साथ किसी ने नहीं बैठना, तो वो एक अलग है। अच्छा, ये परवेज़ खटक साहब जो हैं, इनके मुतल्लक राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि हमने तो इन्हें वज़ीर नहीं बनाया, ना हमने ये तोहफ़ा दिया है। तो परवेज़ खटक साहब को स्पेशल PTI को KPK में टफ टाइम देने के लिए लाया गया, या परवेज़ खटक साहब को वैसे ही खुश करने के लिए लाया गया? सर, परवेज़ खटक साहब ने या कोई भी PTI जो छोड़ के गया है ना, पर्टिकुलरली पंजाब और KPK में, वो क्या टफ टाइम दे सकता है? आप खुद देखें, चौथे नंबर पे आए हैं उन्होंने। राना साहब, आप क्या टफ टाइम देने का तो वही टाइम था ना जब इलेक्शन नजदीक थे, जमात टूट रही थी, हर तरफ से वो लोग जो हैं वो खिलाफ थे, लोग बोल रहे थे, बड़े हर जगह पे एक पूरा माइंड सेट हो गया था, एक टारगेट दे दिया गया था कि तहरीक इंसाफ को तो आपने कुचल के रखना है। तो उस वक्त वो KPK में कुछ नहीं कर सके, तो अब वो क्या कर सकेंगे? अब तो नफरत मजीद बढ़ गई है। वो ऐसे ही एडजस्ट किया होगा उन्होंने, चलो भी गाड़ी वाड़ी या कोई इस किस्म को उनको कुछ सियासी प्रोटोकॉल मिल जाए, और परवेज़ खटक साहब उधर PTI का कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, कितना मैक्सिमम टाइम लग सकता है सर एक तहरीक को बाकायदा शक्ल इख्तियार करने में? मैक्सिमम अगर हम कैप उससे हटा दें, ये जो आपने ईद के बाद का रखा हुआ है, ये ईद के बाद अगली ईद से पहले ही होगा? नहीं सर, मुझे ये बताएं कैप से क्या मुराद है आपकी? कि कैप हट जाए तो मैं टाइम ना सर, माजरत चाहूँ, मैं मेरी इतनी कोई मैं जसारत नहीं करने वाला, मैं टाइम की कैप पूछ रहा हूँ, टाइम का कैप। ईद के बाद शुरू हो जाएगा, जब तहरीक शुरू होती है। तो आपकी उम्र तो खैर इतनी नहीं है, आप छोटे हैं हमारे से। PNA की मुझे कुछ याद है तहरीक, तो उस वक्त जितनी शद्दो-मत से नहीं, ये छोटा भी नहीं है इतना जी। इनको याद नहीं होगी जी, मुझे नहीं, इनको बहुत कुछ याद है। नहीं, इन्होंने माशाल्लाह मुताला किया होगा, मैंने तो वो मेरा नहीं लगता कि ईद तक ईद उल अज़हा तक ये जाएगी जी। ये फैसला पहले हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए बात आप कह रहे हैं कि ईद उल अज़हा से पहले फैसला हो जाएगा। यस, मैं ठीक कह रहा हूँ। उससे पहले अगर फैसला ना हुआ तो फिर तो देखिए, फिर तहरीक कितना मैं अर्ज करता हूँ सर, बात ये है कि इनके पास अवाम की मॉरल सपोर्ट नहीं है। और हम वाइट पेपर, राना साहब आपको भी इंशाल्लाह, यासिर सबको इनवाइट कर रहे हैं इंशाल्लाह, नेक्स्ट ये वीक भी हम वाइट पेपर का जवाब हम दे रहे हैं, तो हम आपको बताएंगे कि इन्होंने लोगों के साथ किया क्या हुआ। ठीक, तहरीक जो है वो तो ईद के फ़ौरन बाद जो है उसका आगाज़ हो जाएगा, तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो जाएंगे, और ये गैर फितरी इत्तेहाद नहीं है, फितरी इत्तेहाद है, और यकनिकाती एजेंडे के ऊपर ये इत्तेहाद जो है वो आगे बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया मलिक अहमद खान बचर साहब इस हवाले से अपना वक्त दें। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे, कादिर खान मंदोखेल साहब हमें ज्वाइन करेंगे, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। एक तरफ अपोजिशन का बनता हुआ इत्तेहाद है, दूसरी तरफ हुकूमती इत्तेहाद जो है वो किस हद तक मुतमईन, पुरसुकून, वादों के वफा होने पे आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि काबीना के अंदर हालिया इजाफा किया गया, और काबीना में हालिया इजाफे के हवाले से राना सनाउल्लाह साहब ने कुछ शख्सियात के हवाले से कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कहने पे या उनकी ईमा के ऊपर इनको शामिल नहीं किया गया। तो क्या चल रहा है वफाकी हुकूमत में? इत्तेहादी क्या सोच रहे हैं? और इत्तेहादी अगर खाइफ हैं हुकूमत से, तो फिर इत्तेहादी खुला के बोल भी रहे हैं, हुकूमत किस मंतिक के तहत खामोश दिखाई देती है और उनके साथ बात भी नहीं करना चाहती? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर खान मंदोखेल साहब ने हमें ज्वाइन किया। कादिर मंदोखेल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कादिर साहब, अगर देखा जाए, नदीम अफजल चंद साहब ने जो 2 दिन पहले गुफ्तगू की, उन्होंने कहा जी कि लाहौर में कैटल शो करवाया जाता है, हमारे गवर्नर साहब को नहीं बुलाते, बड़ा आईनी ओहदा है, जरदारी साहब का वेलकम नहीं किया जाता, वो कहते हैं जी हमें यहाँ पे एंटरटेन नहीं किया जा रहा, हमारे साथ किए गए वादे नहीं पूरे किए जा रहे। ये इतने आपने गिले कर लिए हैं, अगली तरफ से बिल्कुल खामोशी है, टोटल, यानी वो उस पर राय भी नहीं देते, रिबटल भी कोई नहीं आता, उसकी क्या वजह दिखाई देती है?
देखिए, आपका जो शुरू का जो आपका जुमला था कि हुकूमती इत्तेहाद और अपोजिशन इत्तेहाद, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, ना अपोजिशन मुतहद है ना हुकूमत मुतहद है। अभी आप देख रहे हैं जब कोई काबीना में तोसी की जाती है तो उसकी वजह ये होती है कि वो अपने इत्तेहादियों को, पार्टियों को एक साथ रख लें। अब परवेज खट्टक को असम्बली में काबीना में लेने का क्या तुक बनता है, पवन चौधरी को काबीना में क्या तुक बनता है, चलो मुबारक ज़ेब को तो आपने थोड़ा वहां से एक समझ में आता है। सबसे बड़ी जो आपकी इत्यादी है या सपोर्टर है पीपल्स पार्टी 70 MNA के साथ, उसको तो आप नाराज करके बैठे हैं। और मरियम नवाज साहिबा, बिल्कुल आपने सही कहा कि वो सदर पाकिस्तान की इस्तकबाल के लिए नहीं आती है। हमारे गवर्नर को जो ना बिल्कुल बेचारे को जो ना एक साइड पे रखा है, और लगता है गवर्नर नहीं है, वो छोटा मोटा को मुशीर है। लेकिन सवाल ये कि ये सारे रवैये, और फिर मैं आपको ये बताऊं कि रेगिस्तान जो ना चोलिस्तान को आप सरसब्ज पाकिस्तान बना रहे हो, सरसब्ज सिंध पाकिस्तान को आप चोलिस्तान बनाने पे तुले हो। तो ये तो मैं आपको बताऊं पीपल्स पार्टी के एक अपना अर्कन की हैसियत से के अलावा मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर नायब सदर शाह मोहम्मद शाह, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका है, वज़ीर आज़म को खत लिख चुका है कि दरियाए सिंध से कैनाल निकालने का नामुमकिन है, कोई नहीं मानेगा। सिंध का एक बच्चा उसके लिए तैयार है, ये नहीं होगा। तो आप मुझे बताओ, ऐसी हरकतें आप करेंगे, पता नहीं उनको किसने कान में बोला हुआ है कि आप बेफिक्र हो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। तो ये इनकी गलतफहमी है। और ये 5 साल क्या, मुझे तो 5 दिन उसको पूरे होने में जो है ना वो किसी वक्त भी दड़म तख्ता हो सकता है ये हुकूमत। तो मैं ये समझ रहा हूँ ये सारी गलतफहमी इनको दूर करना चाहिए, होश के नाखून लेना चाहिए। एक तरफ PTI सर पे सवार है, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ने अगर बैसाखी हटा दी है तो ये क्या होगा इनके साथ। अच्छा जरदारी साहब, लाहौर में इतने दिन रह के आए, चले पीपल्स पार्टी के ना एक बतौर एक सदर प्रोटोकॉल बनता है, चले वैसे ही मरियम साहबा नहीं मिली, कोई और वज़ीर नहीं मिला, नवाज शरीफ साहब को चाहिए था मिलना, ये दूरी है या ये बताना है कि हम नहीं आपके साथ चलना चाहते? मेरे ख्याल में अगर आप राना साहब, अगर आप थोड़ा सा गौर कर लें कि वफाकी हुकूमत नवाज शरीफ साहब की पार्टी का और उसका सक्का भाई है, और पंजाब की हुकूमत उनकी बेटी का है। यहाँ तंदूर पे आपको नवाज शरीफ साहब नजर आएंगे बेटी के साथ। वफाक में मुझे तो कम से कम याद नहीं उसमें नवाज शरीफ साहब किसी मीटिंग में किसी जगह पे मुझे शामिल होते हुए, उनके नाश्ता करने में मुझे याद नहीं है कि वो गए होंगे। तो उसका क्या मतलब? उनका मतलब ये है कि सबसे बड़ा सूबा 148 कौमी असम्बली की सीटें पंजाब से है, और 169 सीट पे वज़ीर-ए-आज़म बनता है। वो ये कहता है बाकी सूबों की हमें जरूरत नहीं है, बाकी पार्टियों की जरूरत नहीं है। वो इसी वजह से फोकस कर रही है पंजाब में। और मुझे तो हैरत है राना साहब, मैं बार बार ये बात करता हूँ, वो किधर गई वो मीडिया वाले जो मीडिया की आजादी की बात कर रहे थे और आपने पीका एक्ट लगवा दिया है, आपने पीका एक्ट लगवा दिया है मनोहर साहब, पीका एक्ट लगवा दिया आप लोगों ने। किधर सारे मीडिया वाले पीका एक्ट लग गया, क्या करें? चलो 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 सबसे पहले तो पंजाब हुकूमत लिए, तो किस मुंह से पंजाब हुकूमत के 60 सफ़ों के इश्तिहार छाप रहे? फिर तो बात ये कि आजादी सफ़र फिर भूल जाओ ना। फिर ये तो नहीं, मैं सबकी बात नहीं करूं, अच्छे लोग मौजूद है, आज भी भुगत रहे, आज भी केसेस और ये सारे भुगत रहे, मगर वो जो येलो जर्नलिज्म जो नारे लगाते थे और मुंह में जंजीर लेके खड़े होते थे, वो कहाँ गए? तो सवाल ये है कि आप जिस हुकूमत ने जिसने आपके ऊपर कदगन लगाया, जिसने आपके ऊपर पाबंदी लगाया, उन्हीं के आप 60 सफ़ों के तो दिल नहीं चाह रहे बात पढ़ने भी देखने का। अच्छा मनोखेल साहब, एक सवाल कल मैंने पूछा जो वफाकी वज़ीर बहरी उमूर हैं, उनसे मैंने पूछा कैसर अहमद शेख साहब से, मैंने कहा जी कि पीपल्स पार्टी नाला है, बातें करती है, आप उनकी बातें क्यों नहीं सुनते? उन्होंने कहा जी कि ऐवान सदर में अभी ये जो कैबिनेट में तोसी हुई थी, बिलावल साहब भी वहाँ पे थे, उनकी हमशीरा भी वहाँ पे थी, आसिफ जरदारी साहब भी मौजूद थे, बड़ी खुशगपियों में वहाँ पे बातचीत हुई है, किसी ने कोई एतराज़ नहीं किया, ना कोई गिला किया। उन्होंने कहा जी हमें नहीं पता चलता कि ये मीडिया पर बैठ के इधर से और उधर से कोई केस की ईमा के ऊपर बयानात दे रहा है, इत्तेहादियों में तो कोई मसला नहीं। देखिए कैसर अहमद शेख साहब बड़े सीधे आदमी हैं, अभी उनके नाक तले जो ना 60 अरब रुपए की चोरी हो गई है और उनको कान खबर नहीं हुई है, वो तो एक तरफ रख ले। लेकिन सवाल ये कौन सी काबीना की तोसी हवाने सदर में मीटिंग हुई है,
ये सबसे पहले तो मैं इसको गलत बयानी कहता हूँ। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि वो भले काबीना 200 लोगों को बना ले, लेकिन आप काबीना बनाते किस लिए, तोसी किस लिए करते हैं? इत्यादियों को खुश करने के लिए। तो आपकी सबसे बड़ी इत्यादी या सपोर्टर पीपल्स पार्टी आपसे नाराज है। आपने सिंध को बंजर बनाने का तय करके रखा है, सिंध का बच्चा बच्चा उसके खिलाफ खड़ा होगा, तो कौन सी खुशी, कौन सा हम साथ है? हम कोई साथ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इनके पास यही बात के अलावा कुछ नहीं है। 2 सूबों में जो हमारी हुकूमत है वहां सी अथॉरिटी बनाए, हमसे मशवरा नहीं किया गया है। K4 मंसूबा जो 25 साल के इल्तिवा का शिकार है, यहाँ पे K5 मंसूबा हमने बनाया था, एंड टाइम पे शहबाज शरीफ साहब ने इनकार कर दिए। सिंध के 21 लाख मकाना सैलाब ज़दगा वो इल्तिवा का शिकार है। या एक ग्रीन बस सर्विस शुरू किया था नवाज शरीफ साहब के दौर में, और वो आते थे PTI का दौर भी गुजर गया और अभी तक वो जो है ना खंडर बना हुआ है। तो ये तो इनकी दिलचस्पी है बाकी सूबों के साथ। पूरा सिंध में एक मोटरवे नहीं है, पूरा बलूचिस्तान में एक मोटरवे नहीं है, तो ये किस बात की आप मंदोखेल साहब आप गिले कर रहे हैं, आप सब कुछ बता रहे हैं, आपने येलो जर्नलिज्म से लेकर सब कुछ बता दिया। बिल्कुल ठीक है, आपकी बात हम सारी मान लेते हैं। तो पीपल्स पार्टी फिर इस तमाम मामलात में क्यों सहारा दे के करी है? पीपल्स पार्टी फिर क्यों नहीं हक के लिए आवाज़ उठाती? पीपल्स पार्टी क्यों नहीं फिर इनको अलविदा कहती? देखिए, आपका तो एक ही मुतालबा है कि पीपल्स पार्टी अलग हो जाए, लेकिन बाकी मेरा मुतालबा नहीं, तो ये मुतालबा नहीं है, हमारा मुतालबा नहीं। आप कहते हैं सिंध का बच्चा बच्चा मुखालफ है, आप कहते हैं कि जनाब इन्होंने कुछ किया नहीं, तो फिर पीपल्स पार्टी उस गुनाह में क्यों शामिल है? सर मुतालबे हमारे नहीं, क्योंकि तहफ़्फ़ुज़ात आपके हैं, तो इसलिए पूछते हैं। हमारी तरफ से आप सारी उम्र उनके साथ हैं। चलो मैं आपकी मुतालबे वाली बात वापस लेता हूँ। ये कहूंगा कि आपकी निशानदेही तो कर रहे हो ना, लेकिन आप ये मुझे बता दो, यकीनन पूरा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इस बात पे मुत्तफिक थी कि हमने इनके साथ नहीं रहना है। हमारी पूरे पंजाब की क़यादत मुत्तफिक है कि हमने इनके साथ नहीं रहना है। लेकिन आप मुझे बताओ, राना साहब आप और दूसरे साई यासिर साहब दोनों मिलके आप मुझे बताओ कि पीपल्स पार्टी आज हट जाए तो क्या ये दहशतगर्दी पे काबू पाया जा सकता है? क्या ये जो इकोनॉमिक सूरत-ए-हाल है वो बेहतर होंगे? क्या इलेक्शन कमीशन जो नया इलेक्शन होगा उस पर एतमाद होगा किसी का? क्या ये बताओ कि जो मुल्क के ऊपर जो अभी जो ट्रंप की यलगार शुरू होने वाली है यूक्रेन की तरफ, ये सारी चीजें क्या इस बात का हल है कि हम कंधा उठा दे तो ये सब मसले हल हो जाएंगे? अगर आप ये कहते हैं कि हमारा कंधा अटने से ये सारे के सारे मसले हल हो जाएंगे, तो खुदा की कसम कह रहा हूं कि सबसे पहले मैं मुतालबा करूंगा कि आप हट जाए। तो सर अगर मसले हल नहीं हो सकते मंदोखेल साहब, तो सर फिर उज़र भी कैसा, फिर गिला भी कैसा, फिर चुपचाप सर मसलियतन खामोशी इख्तियार किए रखें? सर आज आपके जो है पंजाब के गवर्नर साहब क्या नाम उसका है उनका, हसन मुर्तज़ा साहब, उन्होंने भी कहा है कि जनाब हम वाइट पेपर निकालेंगे नून लीग के खिलाफ। गिले आप सब कर रहे हैं, शिकायत आप सब लगा रहे हैं, लेकिन फिर आप यहाँ तो शिकायतें भी लगाने बंद कर दें, कहते हैं हम उस मुल्क की यहाँ तक कोई शिकायत नहीं, हम जनाब बर्दाश्त करें। देखिए, अगर हम ये सारी चीजें नहीं करें तब भी आप एतराज करेंगे कि आप सरकार बैठे हुए आपके नाक के नीचे जो है ना सारे करप्शन हो रहे हैं। हम तो इनके काले करतूत आपको बता रहे हैं मीडिया को, हम तो आपको बता रहे हैं कि क्या गबन हुए है कैसर शेख साहब के नाक तले के नीचे, हम तो ये सारी चीजें आपको बता रहे हैं। अगर ये भी नहीं बताएं तो फिर आप फिर भी नहीं छोड़ेंगे आप, तो कम से कम ये तो बता रहे हैं। अपोजिशन ज्यादा अपोजिशन तो हम कर रहे हैं पीपल्स पार्टी इस वक्त हुकूमत के साथ। चले फिर ये माने कि फिर आप मजबूरी में शरीके जुर्म हो रहे हैं? नहीं, मजबूरी इस हद तक है, मैंने आपको बताया ना कि अगर हम हट जाए आज तो और ये हुकूमत गिर जाए तो क्या ये मुल्क की मईशत बेहतर होगी? क्या ये जो दहशतगर्दी का लहर है ये खत्म होगी? क्या ये IMF के तलवार ये खत्म हो जाएगी? क्या ये महंगाई खत्म हो जाएगी? अगर ये सारे मसले मेरा आखिरी सवाल है, मेरा आखिरी सवाल है मंदोखेल साहब, तो आपके साथ रहने से कौन सी महंगाई खत्म हो गई है वो भी मुझे बता दें। देखिए, हमारे रहने से कम ये तो हो गया कि PTI के दौर में या PDM की जो हुकूमत आ गई है तो ये PTI वाले कहते हैं मुल्क सरीलेका बन गया। आप देख रहे हैं कि 2.5 बिलियन जो डॉलर हमारे रिजर्व थे, आज 15 अरब से ज्यादा है, 15 अरब डॉलर से ज्यादा है। कम से कम ये जो महंगाई का लेयर था, जो महंगाई बढ़ रही थी वो तो कम से कम रुक गई है। कम से कम इन्वेस्टमेंट तो आ रहा है, कम मुल्क से खैरात सदका तो आ रहा है, कर्ज तो आ रहा है।
वरना तो ये भी नहीं आता, वरना तो पीटीआई के दौर में तो ये, यानी आप ये कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट आ रही है, उसका तसर्रुफ जो है उसको सर्फ करना है की तरफ जा रहा है, वो तो रुकिया कम से कम, यानी उसका इस्तेमाल जो है वो मुस्बत समत में नहीं हो रहा जिस डायरेक्शन में होना चाहिए। इसके ऊपर मजीद डिबेट भी करेंगे लेकिन किसी और प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। कादिर खान बंदोखेल साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी कल के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।